हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हेरोडोटस हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग था? तो ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई? तो हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई? तो इंद्र को दी गई है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो दस्यु शब्दों का प्रयोग अनार्यों के लिए किया गया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते हैं? तो ऐसी कन्या को अमाजु कहते हैं। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? तो सबसे अधिक छंद किस देवता के लिए है? तो इंद्रदेव के लिए है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। दो देव कौन है? इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जिंदवेस्ता की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? अधन्या। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गौपद ब्राह्मण है। कौन सा प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद प्राचीनतम कृति है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के जैमिनी शिष्य को माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में है। किस वेद में जादू टोनों का अध्ययन किया जाता है? तो अथर्ववेद में जादू टोनों का अध्ययन किया जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो यह ऋग्वेद और सावित्री को समर्पित है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जैन अवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया। अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? तत्त्वम असि, तुम जो तुम हो, एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मासि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ से है। बादनारायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो बादनारायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत से संबंधित है। वेद की पिप्लाद एवं सौनक नामक दो शाखाएं किसकी हैं? तो ये अथर्ववेद की हैं। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है, युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? गाविष्ठी। ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। अस्तो माँ सदगम्य शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को आप पौरुष से क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था?
ये गले में पहनने का गहना था क्या? निष्क। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो गोत्र शब्द अथर्ववेद में आया है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले वेद आएगा, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां हैं। पहली है संहिता, दूसरी है ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ये मुंडको उपनिषद से उद्धृत है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो कितने माने जाते हैं? प्रथम 12 को वैदिक साहित्य का भाग माना जाता है, प्रथम 12 को। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो ये उपनिषद से ग्रहण किया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जबाल उपनिषद में हुआ है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 वर्णों का वर्णन हुआ है? तो जबाल उपनिषद में। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ उपनिषद से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति तथा महाभारत में मनुस्मृति तथा महाभारत में विशल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है? जो धर्म का नाश करते हैं उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? विशल। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो ये मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। मनुस्मृति का विषय है विधि। मनुस्मृति में का विषय क्या है? विधि है। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखी है। सूत ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को पौनव कहा जाता है। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। दीघ निकाय किस पिटक का निकाय खंड है? तो सूत पिटक का खंड है। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक से लिए गए हैं? विनय पिटक में है। त्रिपिटक के अंग है विनय, सूत और अधिगम। सूत पिटक में किस धर्म को महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये ऋग्वेद का है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन माने जाते हैं। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का।
पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? रुद्रदमन फर्स्ट का। जूनागढ़ स्थित गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जूनागढ़ स्थित गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। चीनी बौद्ध यात्रियों ह्वेनसांग, वांगहुनसी, इज़िंग और फायान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो सबसे पहले फायान आया, उसके बाद ह्वेनसांग, फिर आया वांगहुनसी, उसके बाद इज़िंग सबसे लास्ट में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग वातपी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? वातपी का शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो इसके काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सेंड्रोक्स और एंड्रोक्स। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था। किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम मेगास्थनीज, डेइमेक्स और पेट्रोकिल्स थे। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति कौन सी थी? तो कृषक थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य साम्राज्य 7 वर्गों में बटा था। जैसे पहला था दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? तो व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभक्त थे। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सूरकोटा क्रमशः कहाँ है? तो ये राजस्थान में कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में है और सूरकोटा गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ये सभ्यता थी नागरिक और व्यापारिक प्रधान। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो इस छोर पे कौन सा है? रहमान टेरी और भगत राव। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये गंगानगर जिले में स्थित है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये कालीबंगा राजस्थान से मिला है। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थल हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा
का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा के स्थल की खोज 1922 में हुई? तो ये मोहनजोदड़ो की खोज हुई। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? तो यह ह्यूलर और गार्डन का कथन है। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो ये सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल्स ने। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? तो मोहरों को कहा गया है। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? तो सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर और लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो ये बस्ती है लोथल। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई थी? तो लोथल और कलिबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? यज्ञ वेदियां। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और मैं कोशिश करूंगी ऐसे वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहूं। धन्यवाद।